नासिर शराजी साहब जरा रोशनी डालिए इस पे। वैसे चले हमारा जो फोकस है आज वो बांग्लादेश और ताइवान पे है, लेकिन एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। आप चाहें तो जरा इस पे बांग्लादेश की सूरत हाल के साथ, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है वो इधर कैसे लिंक्ड अप है, व्हाट इज हैपनिंग इन द ईस्ट, क्योंकि चाइना के स्टेट्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में भी हैं। तो एक तरफ ताइवान की सिचुएशन है, दूसरी तरफ वहां पे वो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, एंड वी आर एवरीबडी एल्स इज इन द मिडल। तो आप देखिए कैसे देखते हैं। पहले ईरान का पूछ लें कि क्या ईरान के अंदर होने वाले डेमोन्स्ट्रेशंस का ताल्लुक कहीं यूरोप, अमेरिका, इजराइल की गेम से है? बिकॉज सीरिया के हवाले से कंसेंसस शिराजी साहब नजर आ रहा है तुर्की और ईरान के दरमियान में। जी शिराजी साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसा आप फरमा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कि चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। और जब आप चाइना को एक ग्लोबल एक्टर के तौर पे बात करते हैं तो ये भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो शिफ्ट ऑफ पावर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसमें ज़ाहिर है चाइना जो है वो बेनिफिशरी है। और चाइना इस वक्त बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और वो ग्रेजुअल जो है वो अपना दायरा इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ा रहा है। उसमें ताइवान का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हांगकांग के बाद ये मैं समझता हूँ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, और जिस डेवलपमेंट में चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा आप समझे कि इससे बड़ा ग्लोबल जो है वो एक्टर बनेगा। और वाज़े तौर पे इस वक्त अमेरिका को उसने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर टक्कर दे दी है, और बावजूद इसके कि अमेरिका ने ये रिकग्नाइज किया है कि यानी खुद ये मूवमेंट रिकग्निशन है कि जब आप कहते हैं मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और आप जानते हैं कि उसकी मेजर जो इशू है वो आपका इकोनॉमिक है, और उसमें आपका कंटेंडर जो है वो चाइना है, तो ये आप एतराफ़ कर रहे हैं कि इस वक्त आप ग्रेट नहीं रहे और आपको एक सीरियस चाइनी चैलेंज है उसका वो सामना है। तो चाइना जो है वो पहले सिर्फ हम उसको इकोनॉमी के नाम से जानते थे, और अब फिर टेक्नोलॉजी के उन्वान से भी उसने अपनी बर्तरी साबित की है कई फील्ड्स में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो मिलिटरीली भी जो है वो अपने आप को एक्सेल कर रहा है, अपनी पोजीशन जो है वो गेन कर रहा है, जिसमें यकीनी तौर पे ये ताइवान और इस समुद्री जो नेविगेशन का है वो मामला भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, चूंकि अमेरिकन एडवेंचर्स यहाँ पर रहे हैं और चाइना ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन कर ली है, खा वो जो है वो जजीरों के जरिए से हो जो खुद उन्होंने बनाए हैं, और खा वो चाइना के ऊपर अपनी पोजीशन ताइवान के हवाले से। लेकिन जो आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं ये अर्ज करूं, ये जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में कंट्रीज निस्बतन स्टेबल हैं, और पहले ये था कि ये पूरा मीना रीजन इस वक्त जो है वो रीशेप होने के लिए आमादा है। तो मिडिल ईस्ट के इन कंट्रीज से जहां से पहले एक चेंज की सफर जब स्टार्ट किया गया वो रुक गया, नहीं हो पाया, और फिर अभी दोबारा जो है वो इसराइल की साइड से जो चीजें शुरू हुई, तो ये था कि शायद नक्शे चेंज हो जाएं लबनान के अंदर, या और इसी तरीके से जॉर्डन साइड के ऊपर, ये भी नहीं हो सका। और ये भी आपके इल्म में है कि जो सोमाली लैंड के साथ इनकी बातचीत थी, वो बातचीत ये थी कि ये जो गजन्स हैं जिनको जॉर्डेनियंस लेने के लिए तैयार नहीं थे और इजिप्शियंस लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनको जो सेटल करने का प्लान था वो इस एरिया के अंदर था, जो मुख्तलिफ इशूज में मुख्तलिफ सतह पे जो है वो सामने आया। अगरचे अभी ऑफिशियली उन्होंने तरदीद की कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका डिनाइल भी नहीं दिया कि क्या कोई एग्रीमेंट हो सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ सोमाली लैंड वालों की। तो यहाँ पर जो है वो इसराइल का यहाँ आना, और फिर फलस्तीनियों को भी यहाँ एक कंट्रोल्ड वे में बसाना, और फिर जो बाबल मुंदब की सिचुएशन है वो ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल ऑयल बिलखसूस जो पैसेजेस है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर आपने कहा तो बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ईरान के हवाले से चूंकि डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं सिर्फ इतना आपको बताऊं, ईरान में इस वक्त जो है वो हार्ड लाइनर गवर्नमेंट नहीं है। ईरान में इस वक्त ये जो है वो इस्लाम पसंद है जिनकी हुकूमत है इस वक्त। और इस वक्त चूंकि इससे पहले इब्राहिम रईसी जो थे उनको हार्ड लाइनर या उनको जो है वो कंजर्वेटिव समझा जाता था, लेकिन ये जो इस वक्त हुकूमत है ये मॉडरेट्स की और इस्लाम पसंदों की है। और अगर ये मुजाहरे इस वक्त वहां पर हो रहे हैं तो ये बुनियादी तौर पे उस इस्लाम पसंदी वाले सिस्टम के मुकाबले में हो रहे हैं, और उसमें जो मसला हुआ है वो बड़ा जेन्युइन है। वो आपके इल्म में है कि इन्होंने नई सैंक्शंस इम्पोज की हैं यूनाइटेड नेशन के जरिए से। वो एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ था, उस मैकेनिज्म को रिवर्स करके तो उन्होंने दोबारा जो है वो मुख्तलिफ सैंक्शंस इनिशिएट की हैं, और बड़ी इनह्यूमन सैंक्शंस हैं, और उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो आया है। चूंकि वो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि वो
डायरेक्टली सिविलियंस को अटैक करती हैं ये, और जाहिर है उनकी ख्वाहिश भी ये होती है कि सिविलियंस जो हैं जब इस पैनिक के अंदर आएंगे तो वो फिर रिवॉल्ट करेंगे या रिजेंटमेंट अपनी शो करेंगे, ऑन द रोड आएंगे, और अल्टीमेटली फिर जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और एक ऐसे वक्त में ये हो रहा है कि जब आपके इल्म में कभी ताज़ा नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उसके बाद अमेरिकन बस मिलिट्री ऑफिशियल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलॉन्ग साइड इस नेतन्याहू के उसमें उसने कहा कि अगर ईरान ने दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश की तो हम इसको जो है वो अटैक करेंगे और ईरान को मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो दोबारा नहीं हम बनाने की इजाजत देंगे। ये अलबत्ता एक सिचुएशन है, मैं जिसकी तरफ इशारा करूं। अब ये है कि ये जो मुजाहरे अलबत्ता ये भी आपके ज़हन में रहे कि ये मुजाहरे जो हैं ये बहुत लिमिटेड इनका स्कोप है, इन द सेंस कि इनमें पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड है और ज्यादातर ताजर तबका है। और ये वो सवाल उन लोगों के ऊपर खड़ा हो रहा है कि जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन के जरिए से समझते थे कि मामलात हल हो सकते हैं और मुज़ाकरात करने चाहिए। जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, अमेरिका रिलायबल नहीं है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं मिलता। ये जो ताज़ा सैंक्शंस हुई हैं ये दरअसल कंटिन्यूटी है, वो जो JCPOA हुआ था ये उसके बाद जो स्नैप मैकेनिज्म है उसके नतीजे में हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका वर्जन वहां पे प्रूव हुआ है कि भाई अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया, उसने मिलिट्री अटैक किया। हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और उसके साथ बैठ के एग्रीमेंट किया। ट्रंप था उस वक्त जब ये एग्रीमेंट JCPOA उन्होंने विद इन महीने जब उन्होंने टेक ओवर किया तो खत्म कर दिया था। और अब जो है ये साबित हो गया कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, ना वो कहीं सीज फायर को ऑनर करता है, ना वो कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर करता है। नहीं है या उनके बस में वो चीजें नहीं है। देखिए ईरान का आपने बहुत अच्छा किया, सारा नक्शा बयान किया, इसलिए कि ईरान में चाइना की मैसिव इन्वेस्टमेंट है, $400 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। अब यहाँ पे ये BRI अच्छा आप ये देखें कि हमने भी अफगानिस्तान का पिछले 2 हफ्ते से जिक्र नहीं किया है। अफगानिस्तान बिल्कुल बैकग्राउंड में गया हुआ है, सो सारा वहां का मामला। हाईलाइट क्या हो रही है जगह, ये रेड सी और ये बांग्लादेश, जो यहाँ की सिचुएशन है, ये इस वक्त हाईलाइट हुए हैं। डॉक्टर शाजिया ये देखें कि ये सारी चीजें आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। अब आप देखें कि ये आपको ताइवान की सिचुएशन वहां जो बिल्डअप हो रहा है और बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे भी BRI का और ये सारा, इंडिया कैसे ड्रैग इन होता है सारी सिचुएशन के अंदर? इज इंडिया इस पूरी सिचुएशन में नहीं है और इंडिया की जो पोस्चरिंग है वो इसके अगेंस्ट ही, वो दूसरे ब्लॉक में है और बाकी सारे जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग ब्लॉक में है। अफगानिस्तान का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा टास्क फोर्स बनने की बात हुई है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक भी शामिल हैं। तो अफगानिस्तान को ये समझ आ गई है कि चाहे हम जितने भी यहाँ से सपोर्ट चाह रहे हैं या मांग रहे हैं, अगर ये ऐसी कोई चीज़ बन जाती है तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली ये चीज़ बहुत डैमेजिंग हो जाएगी। तो उन्होंने कोई थोड़ी बहुत बात की है, जी हम इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कुछ करते हैं। तो अब वो करना उन्होंने क्या है, उनके पास कैपेसिटी क्या है, ये एक बहुत अलग डिबेट है। मसला ये है कि जो अभी जिस वक्त अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब और शिराजी साहब जो हैं वो तशरीफ नहीं लाए थे, तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि एक चीज़ हमें वेस्ट की अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए, वो है उनकी कोवर्जन। और अब वो बहुत नेकेडली ये सब कुछ कर रहे हैं। वो करते थे NGOs के नाम पे, USAID के नाम पे, अपनी दीगर फाउंडेशंस के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, अब बहुत खुल के करते हैं। और बहुत खुल के वो इस तरह से कर रहे हैं कि मुल्क जो हैं वो बहुत पैनिक में रिएक्ट कर रहे हैं। हमने अभी यमन का जिक्र किया कि जी वो जो साउथ यमन है उसको ऑटोनमस बनाने की बात हुई, तो वहाँ पे रहने वाले वो जो फ्रैक्शन है जो कि गल्फ की इन दोनों स्टेट्स जो हैं, सऊदी अरेबिया और UAE, दोनों के मुआवनत से हुतियों की जो है वो 10 साल से वहाँ पे उनके साथ लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली उन दोनों में भी दरार पड़ी और साथ में ये भी सामने आया कि यमनी चाहे हुतियों से कितनी ही नफरत करते हो, हुती भी यमनी ही है, आई मीन साउथ यमन में साले ग्रुप के लोग जो हैं वो कितनी ही नफरत करते हो, यमन के 2 टुकड़े करने के अभी फिलहाल उसके लिए आमादा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप भी जाएं, अपनी फंडिंग भी ले जाएं। अब
हर तरफ रिटेलिएशन आपको नजर आ रही है। तुर्की एक थाली का व्यंजन है, वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है, लेकिन अब आपको तुर्की भी एक थाली में सेंटर में खड़े होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कोशिश अगर करेंगे भी तो क्या ये ठहर पाएंगे, और ठहरना इन्होंने क्या है, इनके साथ काइनेटिकली तो कोई लड़ने के लिए आए वो तो बात की बात है। ये अपने ही मुल्क के अंदर होने वाली रिजीम चेंज को, अपने ही मुल्क के अंदर होने वाली जो अपोजिशन है उसकी लेजिटिमाइज करने को, अपने ही मुल्क के पे लगने वाली सैंक्शंस को, अपने ही मुल्क के अंदर होने वाले अनरेस्ट को और डेमोन्स्ट्रेशन को, ये उसको कैसे समेटेंगे। इन पे अब इस बात की बम्बार्डमेंट होनी है, इन पे ये सब कुछ होना है कि इनको अंदर से इस तरह से वीक करो। यही आपको तुर्की में भी रिसेंटली स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाना है, जो ईरान में थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रहा है। यही अगर कोई सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, यही रशिया के साथ करने की कोशिश की है, जो कि उन्होंने कंसोलिडेट किया है। अब ईरान को इसको कंसोलिडेट करना है। ईरान के अंदर हमारे तमाम इस पूरे रीजन के अंदर जो एक बिजनेस क्लास है वो सारी की सारी अटलांटिसिस्ट हैं, उनके बिजनेस वहां है, उनके टाइज वहां है, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और वो इस जिस भी मुल्क में है वहां का रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक है। तो वो जब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो डिसरप्शन बहुत ज्यादा करते हैं।